तो put on the heading magnetization and magnetic intensity. Magnetic intensity. हम लोग बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन की और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। तो सबसे पहली चीज मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन देखो होता क्या है, कोई भी चीज जो मैग्नेट है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे बड़ी चीज, कोई भी जो अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं या फिर हम लोग अगर सॉलिनॉइड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी चीज मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है? इसलिए कि वो मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है, इसलिए कि वो मैग्नेटाइज्ड होता है। अब अपन समझेंगे कि ये फिर मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन ऐसे समझो कि मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि दो मैग्नेट है, ठीक है, दोनों का साइज सेम है, नॉर्थ है और ये साउथ है, और हमने दूसरा मैग्नेट भी लिया, ये नॉर्थ और साउथ सेम चीज, सेम साइज, सब कुछ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे इसने जो मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 प्रोड्यूस किया है और इसने अगर मैग्नेटिक फील्ड B2 प्रोड्यूस किया है सेम डिस्टेंस पे, तो कोई जरूरी नहीं है कि B1 और B2 दोनों के दोनों सेम हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। एक सेकंड, तो कोई जरूरी नहीं है कि B1 और जो B2 है ना वो इक्वल हो। तो B1 और B2 जो है वो डिपेंड करता है कि कौन अच्छा मैग्नेट है। अगर मान लो कि जैसे अर्थ को ही ले लो, तो अर्थ इतना बड़ा है और वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट करता है ना, लेकिन वो उतना नहीं करता है जितना हो सकता है कि एक छोटा सा मैग्नेट ही कर दे। तो कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनको मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए वो करती है? ऐसी कौन सी ऐसी मेजरमेंट है, ऐसी कौन सी ऐसी चीज जो अर्थ के अंदर है वो कम है, या इस मैग्नेट के अंदर मान लो अगर मैं बोलता हूँ ये M1 मैग्नेट है, ये M2 मैग्नेट है, अगर मान लो कि M1 ने यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है और M2 ने कम जनरेट किया है, तो ऐसा M2 के अंदर क्या है जिसकी वजह से वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम या ज्यादा जनरेट करता है? तो वो टर्म है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मतलब एक टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा वो उतना ही बढ़िया मैग्नेट होगा। चलिए ये समझो, फिर बताऊंगा क्या होता है मैग्नेटिज्म। पहले ऐसे समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा वो उतना ही ज्यादा बढ़िया मैग्नेट होगा। अब ये मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? तो मैग्नेटाइजेशन को लोगों ने इस तरीके से डिफाइन किया है, दिस इज नथिंग, जैसे मान लो कोई भी एक मैग्नेट है, तो इसके ढेर सारे, इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि कोई भी एक मैग्नेट होता है, तो ये मैग्नेट जो होता है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। पहले इस चीज को समझो, तो ये कैसे करता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट? तो देखो अब तुम्हें यहाँ पे चीजें ना क्लियर हो जाएंगी कि कैसे जो है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो देखो इसका जनरेट करने का पहले रीजन समझो, और यही से तुम ये भी समझ जाओगे कि फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और वो जो तीनों सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है डाईमैग्नेटिज्म। ऐसे सोचो कि मान लो कि हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे बना है, एटम्स से बना है। एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरीके से मूव करता है तो इसका एक क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। This is nothing but Fe into pi r square, where Fe the frequency, E is this and pi r square। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब मान लो कि मैं बोलूं कि ये सब्सटेंस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये जो सामने दिख रहा है, तो हो सकता है कि इसके जितने भी ज्यादा m है, अच्छा पहले m क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे m ऐसे है, यहाँ पे फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इस तरीके से ढेर सारे m है। और मान लो कि सब m का जो डायरेक्शन है अगर सेम हो गया तो क्या करेंगे, सब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे और सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। हालांकि 100% कभी भी सेम पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मान लो इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब 100 क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट्स है।
उस 100 में अगर 50 का डायरेक्शन इधर है और 50 का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। इसी की सारे ऑब्जेक्ट ये क्या करते हैं, ओरिएंटेशन उनका इस तरीके से होता है कि दे कैंसिल ईच अदर, और इन जनरल यही होता है। हमारे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनके आधे जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो लेफ्ट में है तो आधे राइट में है। जो भी चीजें दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है वो ऐसा नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकती है, या जो चीज मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करता वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है। लेकिन होता क्या, उसका ओरिएंटेशन 50% इस तरफ तो 50% उस तरफ, और यही हर डायरेक्शन में होता है। जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ, जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन अगर मान लो कि अगर हमने 100 में से 75 को इस तरह ओरिएंटेड कर दिया और 25 को इस तरह ओरिएंटेड कर दिया, तो ये 25 का तो कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट, बट 50 का इफेक्ट अभी भी किस तरफ होगा, इस तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग जब भी मैग्नेट बनाते हैं, तो मैग्नेट बनाते में हम लोग क्या करते हैं, एक सोलेनॉइड होता है और इस सोलेनॉइड के अंदर एक कोर में एक हम लोग ऑब्जेक्ट रख देते हैं। इस ऑब्जेक्ट में जैसे मान लो आयरन रख देते हैं, आयरन में 50% ओरिएंटेशन इधर होता है, 50% ओरिएंटेशन इधर होता है। अब इसको तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो तुम्हें भी पता है कि एक पे स्टेबल और दूसरे पे अनस्टेबल क्या होता है, टॉर्क लगता है। और देखो जरा सा भी मान लो किसी का ओरिएंटेशन इस तरफ है तो उसको क्या करेगा, वो ऐसे रोटेट करा देगा। अगर मान लो उसके अंदर टोटल 100 था, अगर मान लो 50 क्या है मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ और 50 उस तरफ, उसमें से मान लो सिर्फ उसने 20 टर्न कराया इस तरफ, तो इस तरफ कितने हो गए 70 और उस तरफ कितने हो गए 30, नेट इफेक्ट कितने का हुआ 40। अब 40 ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो उतना ही बढ़िया मैग्नेट है। लेकिन उसके साथ साथ और मान लो कि एक हमने ऑब्जेक्ट लिया इतना बड़ा जिसका वॉल्यूम लिया मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, और मान लो कि हमने एक और लिया और इसको लिया मैंने मान लो 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें मैंने बोला कि मेरे पास 25 नेट मैग्नेटिक मोमेंट है इस तरफ, इसमें हमने बोला मान लो कि 100 मैग्नेटिक मोमेंट है इस तरफ। ये मैग्नेट 1, ये मैग्नेट 2। तुम बताओ कि इन दोनों में से बेटर मैग्नेट कौन है, 1 या 2? दोनों में अच्छा मैग्नेट कौन है, 1 है ऑब्वियसली। बात समझ रहे हो, द 1 इज द गुड मैग्नेट, 1 इज बेटर देन द सेकंड वन। देखो हमारा अर्थ भी है वो क्या है, कितना बड़ा है, ऑल दो इट मतलब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इसमें कौन सी चीज हम लोग कंसीडर करेंगे, तो जो कंसीडर करते हैं जो ऑब्जेक्ट चीज जो कि मैग्नेटिक को मैग्नेट के बारे में बताता है कि अच्छा मैग्नेट है, वही टर्म है मैग्नेटाइजेशन। एंड मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट इट इज अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा, मतलब वो ऑब्जेक्ट ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हुआ है एंड दैट ऑब्जेक्ट इज गुड, वो ऑब्जेक्ट एक अच्छा मैग्नेट माना जाता है। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, डेफिनेशन पहले लिखेंगे। इस ब्रैकेट में कैपिटल एम लिख लेना और वेक्टर क्वांटिटी भी डाल देना और लिखो मैग्नेटाइजेशन के बारे में। और इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज सर ये डिफाइंड, ठीक है। क्या बोल रहे हो, डेफिनेशन इसका intensity of magnetization. It is defined as the magnetic moment per unit volume of the magnetized substance. It is defined as the magnetic moment per unit volume of the magnetized substance. इसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिख लेना। It is a vector quantity whose direction is same as direction of
m is magnetic moment, mm. It is a vector quantity whose direction is same as m. whose direction is same as m. ठीक है, इसका डायरेक्शन होता है वो m का डायरेक्शन के सेम होता है. इट्स SI यूनिट इज कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है. इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर इनवर्स. निकाल भी सकते हो, m net by volume. M is nothing but I into area square and divided by volume. So I into L square divided by this ampere meter per square. Its dimension is dimension इसका कितना हो गया, m L to the power of, sorry, A is A, no, A L to the power of minus 1. A L to the power of minus 1. ठीक है, ये एक टर्म होता है. अब देखो, देखो एक और छोटा सा टर्म आता है. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक और बिल्कुल इसी से मिलती जुलती हुई चीज, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. यहीं पे पहले सिखा पढ़ा देता हूँ, इसको आगे इसको यूज करेंगे. मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. देखो ये क्या होता है एक्चुअली. जैसे मान लो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. देखो इसको ध्यान से समझना. मान लो कि हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैग्नेट नहीं है, इसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं. तो वो ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है. ये भी हो सकता है कि वो मैग्नेट बन जाए और ये भी हो सकता है कि मैग्नेट ना बने. जैसे कि अगर मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लकड़ी है, वुडन चीज, अगर उसको तुम मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, वो कभी मैग्नेट नहीं बनेगा, कभी मैग्नेटाइज्ड नहीं होगा, जो कि हमने पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन. और ऐसे सोचो कि मान लो कि अगर हमने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में जो कि मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जैसे कि आयरन. जो मेरा आयरन होता है ये क्या होता है, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है. और मैग्नेटाइज्ड होके क्या बन जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है. आयरन वगैरह को तुम लोग को पता होगा कि हम लोग सोलेनॉइड के कोर में रख देते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नेट बनाया जाता है. तो परमानेंट मैग्नेट इसी तरीके से तो बनाया जाता है. अगला टॉपिक मतलब पढ़ाऊंगा जिस चीज के बाद वही. तो किसी भी अगर whenever any of the substance it is placed in the magnetic field then it gets magnetized. ठीक है, और मैग्नेटाइज्ड होने के बाद इसके अंदर जो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड मेरा पहले मान लो बी नॉट अप्लाइड है, दैट विल नॉट बी ओनली बी नॉट. जो बी यहां पे नेट होगा दैट विल बी नथिंग बट बी नॉट एंड प्लस जो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया ऑब्जेक्ट, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों का सम होगा. बी नॉट विल बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम. ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं कि
जो इसको मैग्नेटाइज किया वो किसने किया? इस बी नॉट ने किया, ठीक है। तो इसके मैग्नेटाइज कराने की कैपेसिटी को एक अलग से एक वेक्टर टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच वेक्टर। And this is nothing but the capability, this is nothing but it is the capability of magnetizing field to magnetize the substance is expressed by a vector h, जिसको हम लोग एक वेक्टर h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जिसको हम लोग, and this magnetic intensity is defined by this relation h vector is equal to b by mu naught minus of m। ये याद रखना, बस इतना ही तुम्हें पता होना चाहिए। वेयर b क्या है? B is the magnetic field inside the substance. And what is the M? M is the intensity of magnetization. तो B by जो म्यू नॉट होता है, ये माइनस M जो होता है B by म्यू नॉट, where B is the total magnetic field and minus of M को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, M क्या है? M is the magnetization of this object, और उसके B क्या है? B is the net magnetic field in this, और उससे उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो होता है मेरा एच वेक्टर। ये एक डिफाइंड टर्म है, ऐसे समझो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि हमें ये बतलाता है कि वो कितना ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है। अगर देख दो लिखना चाहो तो ये लिख लो, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द कैपेबिलिटी ऑफ magnetizing field to magnetize the substance is expressed by a vector, is expressed by a vector called h vector, called h vector, called h vector. This magnetic field, what is it? The capability of magnetizing field to magnetize the substance is expressed by a h vector called magnetic intensity, called magnetic intensity of the field, magnetic intensity of the field. And the magnetic intensity h vector is defined by the relation this h vector is equal to b by mu naught minus of m vector. h vector is equal to b by mu naught minus m vector. यहाँ इसके नीचे लिखना जरूर, where b is the magnetic field, where b is magnetic field inside the substance. B is the magnetic field inside the substance. And M is the intensity of magnetization. Intensity of magnetization. और म्यू नॉट तो पता ही है तुम्हें, म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
LATV और फ्री स्पेस, ये प्री डिफाइंड टर्म है, बस ऐसा समझो, ये एक प्री डिफाइंड टर्म है, ठीक है। अब देखो और कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें, जरा सा मैं चर्चा करूंगा कि हमारा जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है ये क्या होता है, इस चीज को जरा समझो, जिसके बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर जितना भी मैग्नेटाइज्ड वो हुआ है, ठीक है, तो उसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और डिवाइडेड बाय उसका H, दिस इज नोन एज द परमिएबिलिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू म्यू, ये होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे मान लो मैं तुमसे ये बोलूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रखा एक H वेक्टर में, H वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक और छोटी सी पॉइंट इसके अंदर लिख लेना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अंदर इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन इज सेम एज कैपिटल M, हालांकि देख भी सकते हैं अपन, यहाँ पे हमने क्या करा था, सेम ही है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपन सेम ही है, तो H and M their SI unit and dimension are same, H and dimension are same, ठीक है, H and M are same। अब देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, it is defined as the ratio of the magnetic induction inside the magnetized substance to the magnetic intensity H of the magnetizing field। तो जो H है ना, वो H क्या है, ऐसे समझो, H भी एक पता है मैग्नेटाइजेशन ही है, तो जैसे मान लो कि कोई भी अगर हम लोग सोलेनॉइड रखते हैं, तो इसका जो मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना या मैग्नेटाइजेशन है ना वो H है, और इसका अगर हम लोग एक कोर रख देते हैं तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन को M बोलते हैं हम लोग। खैर ये चीज मैं अभी बताऊंगा, बट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की जस्ट एक डेफिनेशन लिख लो, ये सारी चीज को क्लब करके एक बार बढ़िया से फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, magnetic induction, sorry, your magnetic field, it is defined as the ratio of magnetic field B inside the magnetized substance to the magnetic intensity, to the magnetic intensity H vector of the magnetic field, of the magnetic field, mu is equal to B vector by H vector। वेक्टर बाय B वेक्टर, छोटे छोटे टर्म्स इसमें, इसकी जो SI यूनिट होती है ना वो होती है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, सॉरी इसको मिटा दो, न्यूटन एम्पियर टू द पावर ऑफ -2, और इसको ऐसे भी लिखते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसको ऐसे भी लिखते हैं
वेबर पर एम्पियर मीटर, ये तीनों इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये मेरा परमेबिलिटी हो गया। अगर मैं कोई तुमसे ये पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव परमेबिलिटी सॉरी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है? तो ये होता है द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी of the substance to the permeability of free space. Mu r is defined as the ratio of, लिख लो, it is the ratio of magnetic permeability of the substance to the permeability of free space, to the permeability of free space. Mu r is equal to mu by mu naught. ठीक है, एक ये तरीका होता है, इसको एक और तरीके से समझना होगा तुम्हें कि यही जो म्यू आर होता है ना, ये तुम्हारा बी बाई बी नॉट भी होता है, बी बाई बी नॉट होता है। अब बी क्या है? इट इज नथिंग बट, देखो समझा देता हूं फिर लिखा दूंगा। मान लो कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने फ्री स्पेस में रखा है, वैक्यूम में रखा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है बी नॉट। वैक्यूम में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक मैग्नेट है यहाँ पे हमने रखा, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बी नॉट। अब इस वैक्यूम में यहाँ पर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर आ जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट एक आयरन भी हो सकता है, एक निकल भी हो सकता है, एक कोई भी हो सकता है, वुडन चीज भी हो सकती है। तो अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मान लो बी है, तो उसी बी बाई बी नॉट की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं म्यू आर ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो कि इनवर्स यूनिवर्स में उसका फ्री स्पेस में एट वैक्यूम उसका मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, और वहां पे उस ऑब्जेक्ट को रख दो, तो अब जो ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर वो बी है, तो उसके रेशियो को बी एन बी नॉट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर इसको लिखना चाहते हो इसको और लिख लो, और म्यू आर इक्वल टू बी बाई बी नॉट, एंड it is defined as the ratio of magnetic flux density, it is defined as the magnetic flux density B in the substance, magnetic flux density B in the substance when placed in magnetic field, when placed in magnetic field and the flux density B naught, flux density B naught in vacuum in the same field, in the same field। ठीक है, अब देखो, अब चीजें शुरू होती हैं। अब जरा बात को समझो, देखो क्या आती है कहानी। ये जितने भी सारे डेफिनेशन लिखा है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक को समझने के लिए। अब देखो तुम चीजों को ना बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, बस ये सारे डेफिनेशंस थे, इसको अब मैं तुम्हें समझाता हूँ सारी चीजों को। देखो होता यूं है कि मान लो कि हमें एक मैग्नेट बनाना है, तो हम लोग एक मैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि हमने एक रखा सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड के अंदर हमने करंट फ्लो कराया आई, और हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग एक सब्सटेंस रख देते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, सब्सटेंस रख दिया। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज माई बी नॉट,
बी नॉट मतलब क्या है मेरा? हाँ, तो जो मेरा बी नॉट है, मतलब जब हमने सब्सटेंस को नहीं डाला उसके अंदर, तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? बी नॉट है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट एन इंटू आई होगा। मान लो कि अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो एक ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी एक सोलेनॉइड की मैं बात करता हूं, तो एक सोलेनॉइड के अंदर मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो यही है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब हमने क्या किया कि इस सोलेनॉइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट फिल कर दिया। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फेरोमैग्नेट, डाईमैग्नेट एंड पैरामैग्नेट, कुछ भी हो सकता है। वुडन चीजें ले लो, निकल ले लो, आयरन ले लो, कोबाल्ट ले लो, कुछ भी हमने डाल दिया मान लो। तो उसकी वजह से वो क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है। इफ द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ लेट अस सपोज, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, इफ द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, if the interior of the object is filled with a material with non-zero magnetization, filled with a material हाँ, अगर एक सेकेंड, it is filled with the object whose magnetization is material with non-zero magnetization, मैग्नेटाइजेशन। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर हमने मान लो कि इसके अंदर रख दिया सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड में उस ऑब्जेक्ट के नहीं रखने के पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था? बी नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब जब जो ऑब्जेक्ट रखा मान लो वो भी मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट है, तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरा नेट बी होगा वो कितना होगा? बी नॉट। ये किसने पैदा किया है? ये सोलेनॉइड के करंट ने पैदा किया है, प्लस बी एम। ये बी एम का मैग्नेटिक फील्ड किसका है? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मेरा मैग्नेटाइज्ड हुआ है उसने इसको पैदा किया है, ठीक है। अब देखो, what is bm? bm is the magnetic field by कोर ऑब्जेक्ट। जो हमने कोर में ऑब्जेक्ट रखा है उसने इसको पैदा किया है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। वही अपन पढ़ेंगे अगली टॉपिक में, वही पढ़ाऊंगा। 3 तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब 2 तरह के ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें सेम होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है। अब जो bm की जो मेरी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? मेरा bm जो है वो तो मेरा डिपेंड करता है ना m पे। bm क्या है? bm इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कोर ऑब्जेक्ट, और वो कोर ऑब्जेक्ट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जितना वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है। अगर वो कम मैग्नेटाइज्ड हुआ है तो कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, अगर वो ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हुआ है जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और bm जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और यही जो m होता है यही तो मेरा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये होता है म्यू नॉट इंटू m। हर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, हमने यहाँ पे देखा भी था कि किसी भी चीज का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालो, तो दिस इज नथिंग बट द b बाई h। किसी भी चीज का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है, और उसका जो डायरेक्टली अगर वो ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हुआ जो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो M में ये जो कांस्टेंट आता है वही मेरा होता है परमेबिलिटी। देखो ध्यान से, वही चीज तो मैंने लिखा है, H भी तो मैग्नेटाइजेशन ही है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ठीक है। तो जो मेरा B होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट इज माय BM?
Bm इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एम। समझ में? पहले इतना चीज तुम लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। तो हमने ये चीज देखा कि जो मेरा Bm है, ये जो कोर मैग्नेटाइज्ड हुआ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और वो होता है म्यू नॉट इंटू एम। और जो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी में बात कर रहा हूं किसकी, सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड की जो मेरी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो H है। तो वो H भी तो डिपेंड करेगा किस पे, व्हाट इज माई बी नॉट। अगर मैं बी नॉट की बात करूं तो व्हाट इज माई बी नॉट, बी नॉट इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू एच। अगर मैं नेट बी की बात करूं तो व्हाट इज माई नेट बी, नेट बी कितना होगा, बी नॉट है किसकी, एच किसकी इंटेंसिटी है, दिस इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सोलेनॉइड। ऐसे समझो, ये भी एक क्या है, सोलेनॉइड में अगर करंट पास करते हो, सोलेनॉइड में करंट पास करते हो तो पहले उसका देखो, सोलेनॉइड में अगर मान लो हमने करंट पास किया ही नहीं तो इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है, जीरो है, वही एच जो है वो जीरो है। अब इसमें अगर मान लो हमने करंट पास कर दिया तो क्या ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ये जो सोलेनॉइड, वो डिपेंड करता है कि ये कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है। एक सोलेनॉइड पर्सनली सिर्फ इंडिविजुअल सोलेनॉइड देखो, वो भी तो मैग्नेटाइज हो रहा है, उसका भी तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था, अब करंट आने से क्या होगा, अब एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, म्यू नॉट इनटू एच के। तो अब जो मेरा बी होगा वो कितना होगा, बी नॉट प्लस बी एम होता है। मेरा बी नॉट कितना है, म्यू नॉट इंटू एच, बी एम कितना है, म्यू नॉट इंटू एम। अगर देखो तो मेरा बी का वैल्यू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, पर एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड, एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज इनसाइड, जितना वो मैग्नेटाइज्ड हुआ है। हालांकि एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलो या ये भी मैग्नेटाइजेशन ही बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस एक अलग नाम दे दिया है। एच सोलेनॉइड का मैग्नेटाइजेशन है, ये कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, मैग्नेटाइज्ड हुआ मतलब कितना मैग्नेट बना वो। तो जो मेरा नेट बी है वो मेरा कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली आती है, ध्यान से समझो, इसको भी लिख लो 3-4 लाइन, जो भी है ये यहाँ तक तुम लिख ही चुके होंगे, लिख लो इसको भी, फिर अगली चीज समझाता हूँ, फिर वापस नहीं आऊंगा। अब देखो, अगर अब हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एम एंड एच, ठीक है, तो देखो क्या होता है, मान लो कि अगर हमारा ये सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड में हमने करंट बढ़ाया आई। सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सोलेनॉइड, व्हाट विल बी द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सोलेनॉइड, तो बी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज माई एम, एम इज बी बाई म्यू नॉट, याद रखना, दैट इज नथिंग बट एन इंटू आई। What is n into I? This is the magnetization of the solenoid. This is the magnetization of solenoid. और इसको H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऐसे सोचो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कोर में रख दिए और मान लो इसमें हमने करंट बहाया 5 एम्पियर, तो ये जो 5 एम्पियर है वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा अपने अंदर, और वो जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो इस कोर के अंदर जाके, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसके ओरिएंटेशन को बदलता है और इसको भी मैग्नेटाइज करता है। तो इसको जो मैग्नेटाइज करता है जिस कोर को, ऑब्जेक्ट को, वो कौन करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होता है वही तो करता है। किसी भी आयरन को किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर तुम रख दो तो वो मैग्नेट बन जाता है। कैसे बनता है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ही बनेगा, इसलिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से
उसको वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज्ड कर देता है। अब बताओ कि अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखेंगे आयरन को, क्या वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा? हाँ बिल्कुल। किसी भी एक आयरन को अगर मैं चाहता हूँ ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए, ज्यादा बढ़िया मैग्नेट बन जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि अगर मैंने आई बढ़ाया तो क्या होगा? आई बढ़ाया तो बी बढ़ेगा, और बी बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा। Where what is M? Magnetization of the core. Where what is M? Magnetization of the core. और I क्या है? I depends upon H. H was the magnetic intensity of the solenoid. तो अगर मेरा H बढ़ेगा मतलब I बढ़ा, मतलब जो सोलेनॉइड है उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा बढ़िया, मतलब वो बढ़िया मैग्नेट बना और बढ़िया। सोलेनॉइड तो मेरा क्या है, एक वो मैग्नेट होता है, तो वो तो बदल सकता है, इट कैन चेंज। तो जो मेरा M होता है देखो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा H होता है। वो M जो है वो H पे ही डिपेंड करेगा। ये पॉइंट को लिख लेना, और उसके बाद यहां से लिखो दिस इंप्लाइज M is equal to one constant term called chi into H, where chi is nothing but susceptibility. Chi is known as magnetic susceptibility. So susceptibility, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है काई। मतलब ये तो डिपेंड करता है ना ऑब्जेक्ट कितना मैग्नेटाइज्ड होगा। हमने माना कि H जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। अब मान लो वुडन चीज को रख दो तो H की वैल्यू हो सकता है X की वैल्यू 0 हो, वो मैग्नेटाइज्ड ही नहीं हुआ। आयरन रख दो, ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हुआ। तो किसी भी चीज का मैग्नेटाइज्ड होना दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो उसके नेचर पे जो कि काई बताएगा, और दूसरा उसको तुमने कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो काई टेल्स द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, और यही काई डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट या जो कुछ भी होता है। ये काई निगेटिव भी होता है, पढ़ेंगे अभी आगे। लेकिन आई थिंक ये बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, समझ गए होगे तुम। M इज इक्वल टू काई इंटू एच, वेयर काई इज नथिंग बट ससेप्टिबिलिटी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और लिख लो इस पॉइंट को, जो भी स्क्रीन पे लिख लो, फिक्र नहीं बनाना, लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर लिख लेना। दिस इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सोलेनॉइड, और ये पॉइंट लिख लेना डायरेक्ट इक्वल टू एच, और दिस इंप्लाई M इक्वल टू काई इंटू एच, वेयर काई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब बात बताओ मेरा बी कितना था? बी था ना मेरा म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच। एम क्या हो गया? काई इंटू एच। दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई इंटू एच, राइट। और यहाँ पे इन लोगों ने इसको एक अलग से टर्म दे दिया, और इसको बोला उन लोगों ने म्यू आर, और ये म्यू आर क्या है? 1 प्लस काई, और इसकी वैल्यू होती है अब म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। दिस इज माई बी। अगर सब्सटेंस नहीं होता तभी मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता उसके अंदर? म्यू नॉट इंटू एच। लेकिन अब म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, और इसी म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम लोगों ने म्यू नाम दे दिया। सो बी इज इक्वल टू मेरा म्यू इंटू एच हो गया। फिर व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इक्वल टू 1 इंटू एक्स, एंड म्यू इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जैसे एक डिफाइंड टर्म्स है। और यहीं से तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना रिलेटिव, दैट इज नथिंग बट म्यू नॉट म्यू बाई म्यू नॉट म्यू आर। दिस इज द रिलेटिव दिस थिंग, राइट। तो म्यू आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एंड एक और छोटी सी चीज अगर देखा जाए, म्यू इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यहाँ से देखो, म्यू नॉट इंटू म्यू आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 प्लस काई। तो म्यू इक्वल टू कितना होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस काई।
मतलब जो मेरा जो भी है यही है। आई थिंक तुम लोग को मैग्नेटिक मटेरियल जो है क्या होता है और उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए कि कैसे मैग्नेटाइज होता है। अभी देखो ये एक पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा समझने वाला है इस चैप्टर के अंदर। लिख लिया? चलो ये पूरा पार्ट लिख लिया। नेक्स्ट देखो, अब यही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होता है? देखो मैग्नेटिक में प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल में जो हमने अभी देखा, ये सारी चीजें मिनट और काई एंड ऑल, इनको देखते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है डाईमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और दूसरा है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, तीनों सब्सटेंस के बारे में। तो पहली चीज, डायामैग्नेटिक वो होता है जिसका जो काई होता है ना, इट इज लेसर देन 0 होता है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू पक्का -1 होता है। ये -1 से बड़ा क्यों होगा? ये कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ये वो ऑब्जेक्ट हैं कि जिनको अगर मान लो इसके अंदर कोर में तुम रख दो, और कोर बेचारा ऑलरेडी जो सोलेनॉइड है वो 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, इनको रख दोगे तो ये पता क्या करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड को घटा देंगे। तुम ऊपर का इक्वेशन देखो, व्हाट इज माय बी? बी इज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू 1 प्लस काई इनटू एक्स। अगर काई की वैल्यू निगेटिव हुई तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बेचारा प्रोड्यूस कर रहा था सोलेनॉइड, उसको भी क्या करते हैं? ये कम करते हैं, अपोज करते हैं। ये मैक्सिमम कब तक अपोज करेगा? जब तक इसके मैग्नेटिक फील्ड को 0 ना कर दे। 0 कब करेगा? जब काई की वैल्यू -1 हो जाए। तो जब काई की वैल्यू -1, तो उस टाइप का ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। अगर इनके मैं म्यू आर की बात करूं तो व्हाट इज माय म्यू आर? देखो यहाँ से म्यू आर इज 1 प्लस काई, तो इनका जो म्यू आर होता है वो 0 से बड़ा होता है एंड लेसर देन 1 होता है, और इसका जो म्यू होगा वो हमेशा लेसर देन म्यू नॉट होगा। ऑब्वियसली देख सकते हैं हम लोग, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो म्यू आर तो लेसर देन 1 हो गया, तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू कितना होगा मेरा? हमेशा म्यू नॉट से छोटा होगा। जैसे कि म्यू इक्वल टू कितना होता है? म्यू आर इंटू म्यू नॉट, पर ये हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है, देखो यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिज्म। एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल देखो क्या होता है, इसका जो काई होता है वो एक कांस्टेंट, कोई एक टर्म मान लो ई, इस पे डिपेंड करता है। वेयर ई इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ई इज ए स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर, जैसे रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने दे दिया है। इसका जो काई होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा ये कि मान लो कि अगर एक मैग्नेटिक अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी सोलेनॉइड के अंदर 10 टेस्ला है, अगर तुमने कोर डाल दिया, पूरा फिल कर दिया उस सोलेनॉइड को कोर से, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड को 10 नहीं, इसको 15 कर देगा, या 12 कर देगा, या 11 कर देगा, ऐसे कर देता है ये। बट ज्यादा नहीं बढ़ाया, बढ़ाया इसने कोर ने, लेकिन बहुत ही कम बढ़ाया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो कि जिनका जो काई होता है वो 0 से लेके ई तक होता है, वेयर ई इज वेरी स्मॉल नंबर। और इनका जो 1 होता है तो म्यू आर कितना होगा? 1 इज म्यू आर इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ई, और म्यू जो होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा। जैसे कि इसका म्यू आर क्या है? 1 से तो पक्का बड़ा है, 1 से पक्का बड़ा है, तो म्यू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो म्यू जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं?
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनका काई जो होता है वो बहुत बड़ा देन 1 होता है। सपोज करो कि इसकी सोलेनॉइड की औकात थी कि ये बेचारा 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके अंदर अगर हमने मान लो कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसने इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के कर दिया 1000 टेस्ला, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फेरोमैग्नेट। क्या बोलते हैं हम लोग? फेरोमैग्नेट, जो कि अचानक से बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है। जैसे हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, या जो मेरा मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये सब क्या है? फेरोमैग्नेट्स हैं, जिनका काई बहुत बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1। सो म्यू आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सो म्यू विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन बहुत बड़ा देन म्यू नॉट। इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन देयर काई वी हैव डिफाइंड इट इनटू 3 थिंग्स। डायमैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? अपोज करता है। पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत थोड़ा सपोर्ट करता है। फेरोमैग्नेट क्या है? जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जो कि हमारे लाइफ में नॉर्मल मैग्नेट्स होते हैं। दीज ऑल आर द 3 सब्सटेंस। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग से। व्हाट इज द डायमैग्नेटिक, व्हाट इज द पैरामैग्नेट एंड व्हाट इज द फेरोमैग्नेट। फिलहाल इसको लिख लो इस टेबल को। बेस्ड ऑन ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, material is divided into 3 parts. Materials are divided into 3 parts. Magnetic materials, they are divided into 3 parts. एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के बारे में। डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? सबसे पहली चीज की, डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसकी जो काई होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? ये -1 से ग्रेटर होती है और 0 से छोटी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। इसका जो काई होता है वो -1 से लेके और 0 के बीच में होता है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें काई के अलावा, तो इसका म्यू आर कितना होता है? हमने पहले भी देखा था। तो इसका 0 से जो म्यू आर होगा दैट विल बी लेसर देन 1 होगा, एंड म्यू जो होता है दैट इज लेसर देन म्यू नॉट होता है। इसके साथ साथ जो डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। मतलब इनको अगर मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि अगर हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, और इसके बीच में अगर मान लो कि हम लोग एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखते हैं यू, तो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी वो मान लो बीच वाली ऐसे निकल जाएगी, बट यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी वो यू करके जाती है, ये ऐसे जाती है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब इन जनरल ये करता क्या है? इट रिपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड्स एज वेल एज, ठीक है। एक सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है कि अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पैदा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। दैट्स द रीजन दैट इट रिपेल्स, ठीक है। तो एक बात याद रखना, कभी भी डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होता है जिसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? स्मॉल एंड नेगेटिव, एंड दीज सब्सटेंस आर फेबली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। इसके बारे में ऐसे लिखते चलो सारे पॉइंट्स। डायमैग्नेटिक्स आर द सब्सटेंस व्हिच आर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। ये मैग्नेट से क्या होता है? एक रिपेल होता है, ठीक है। और इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर मान लो कि इनको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटाइज्ड तो ये भी होते हैं, बट दे आर मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से है और मान लो अगर हमने एक सब्सटेंस रख दिया, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटाइजेशन होता है m, वो m के डायरेक्शन में होता है, स्मॉल m के डायरेक्शन में, इसलिए कि मेरा जो कैपिटल M होता है दैट इज नथिंग बट स्मॉल m by v। तो दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो भी मैग्नेटाइज्ड होता है, तो ये इस डायरेक्शन में नहीं होता है, दिस विल मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में
when placed in the मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब वो फील्ड जिसमें इसको हम लोग मैग्नेटाइज्ड करते हैं, when it is placed in the magnetizing field they are magnetized in opposite direction of the field. They magnetize opposite direction of the field. एक और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इस पॉइंट को भी लिख लो, इफ यू कीप इट इन द मैग्नेटिक फील्ड, if a dimagnetic material is suspended freely between two magnetic poles, then its axis become perpendicular to the magnetic field. When a rod of dimagnetic material is suspended when a rod of dimagnetic material is suspended freely between two magnetic poles, then its axis becomes perpendicular to the magnetic field. इसमें कुछ है नहीं, बस यही बताया अभी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो ये वो मैग्नेटिक होते हैं जो कि क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, और जब भी ये मैग्नेटाइज्ड होंगे तो अगर मान लो कि जो मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा दिस इज बी, तो इनका जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, जो मैग्नेटाइज्ड होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं मैग्नेट को। मतलब एक मैग्नेट के सामने अगर इनको रख दिया जाए तो दे रिपेल, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, एक रिपल्सन होता है, ये होता है, ठीक है। सर लास्ट पॉइंट बोलना एक और एक बार। ये इनको अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो ये रिपेल करते हैं। अगर जैसे मान लो कि एक मैग्नेट के सामने अगर इसको रखते हो तो दे रिपेल लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम ही फोर्स होता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाईली वो करते हैं, बट लिटिल बिट दे रिपेल। इनके एग्जांपल्स कुछ देखो, इनके कुछ एग्जांपल्स है बिस्मथ, then copper, lead, silicon, nitrogen at STP, nitrogen at STP। और इसमें एक और छोटी चीज तुम्हें ये बता दूं कि अभी तो खैर तुम लोग सुपर कंडक्टर के बारे में नहीं जानते हो, जो सबसे बड़े हमारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, वो होते हैं हमारे सुपर कंडक्टर, जिनके बारे में अगर तुमने कभी सुना होगा, ये होते हैं मेरे सुपर कंडक्टर। ये बहुत ही ज्यादा, देखो मेरी काई की भी जो वैल्यू है ना वो 0 से लेके -1 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज तुम पढ़े हो ना, ये 0 के बहुत ही क्लोज होता है, मतलब इतना क्लोज होता है कि अगर तुम नॉर्मल प्रैक्टिकल करो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है इनकी। लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना, इनकी काई जो होती है ना एग्जैक्टली ऑलमोस्ट -1 के बराबर होती है, मतलब इनका म्यू जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट म्यू आर ये जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। और इस टाइप के जो भी मटेरियल होते हैं ना, उनको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये जो होता है वो कंप्लीटली रिपेल करते हैं मैग्नेट्स को, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर को अगर तुम पता कभी मैग्नेट के सामने रखोगे तो वो रिपेल करेगा, ठीक है। और इसी इफेक्ट को एक नाम भी दे दिया गया है, मेजनर इफेक्ट, ठीक है। एक फिनोमेना ऑफ परफेक्ट डाईमैग्नेटाइजिंग सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड एज मेजनर इफेक्ट। खैर वो सब छोड़ दो, सब आएगा नहीं कभी, एनसीईआरटी में अगर चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, MEISSNER इफेक्ट होता क्या है, the phenomenon of perfect dimagnetism in superconductors is known as Meissner effect। इसका बहुत जगह यूज किया जाता है, बुलेट ट्रेन्स वगैरह में भी रिपेल करने के लिए, ब्रेकिंग सिस्टम में भी यूज होता है, कि कैसे हम लोग इसको ब्रेकिंग सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे ब्रेक मैग्नेट का यूज तुम लोग पता होगा ना, बुलेट ट्रेन्स में बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें होता है कि हम लोग रोकने के लिए किसी भी चीज को, इतना फास्ट होता है और इतना ज्यादा उसका मोमेंटम होता है कि हम लोग कभी ब्रेकिंग सिस्टम फ्रिक्शन से नहीं रोक पाते, फ्रिक्शन से रोकने में बहुत दिक्कत होगी।
तो वहां पे ये सारी चीजों को हम लोग यूज करते हैं। वो तो क्या, वो रिपेल करता है। Meissner effect is nothing but the phenomenon of perfect dimagnetism in superconductors is called the Meissner effect। बस इतना ही होता है, थ्योरी है बस, पर एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी चीजें। इसके बाद हाँ, एक और छोटी सी बात अगर तुम चाहो तो लिख लो कि डाईमैग्नेटिज्म का इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से इसका डाईमैग्नेटिज्म का पूरा प्रॉपर्टी होता है। डाईमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। ये पॉइंट को लिख लो, जैसे कि बाकी दोनों में डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि लिख लो ये कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ही मतलब फेबली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब इसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं ना, तो ये बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं, मतलब बहुत ही एक स्मॉल फोर्स के साथ जो होता है वो अट्रैक्ट होते हैं, या फिर इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसको बोलो, उसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन बहुत ही वीक होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो इसके बारे में लिख लो, these are the substance which are weakly attracted by a magnet when placed in the magnetizing field when placed in the magnetizing field। इसके काई के बारे में हम लोग जानते भी हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 0 से लेके काई जो होता है वो बड़ा होता है, बट इट इज लेसर देन ई, वेयर ई इज ए स्मॉल नंबर। ई एक स्मॉल नंबर है मेरा, और इसका ये जो म्यू आर होता है दैट इज लेसर देन 1 प्लस म्यू एंड म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। ये भी लिख लो एक बार फिर से। काई जो होता है इसका 0 से बड़ा होता है, लेकिन बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, जो कि वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट जब इसको हम लोग एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं। और ये भी लिख सकते हो दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। they are weakly magnetized by the direction of the magnetic field। मतलब वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, जैसे कि देखो, तो अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, अगर जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इसको मैं बोलता हूँ कि ये डाई मैग्नेटिक है, तो अगर डाई मैग्नेटिक है तो यहाँ से मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, बीच वाली तो ऐसे निकल जाएगी, बट बाकी वाली ये ऐसे है ना, ऐसे चली जाती है। दिस इज फॉर द डाई मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिक। लेकिन अगर अपन पैरा के लिए देखें तो ये ऐसे होता है, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये बीच वाली तो सीधा निकलेगी, बट ये वाली जो आएगी वो थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्टेड हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे, लिटिल बिट ऐसे। मतलब ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे आएगी तो यू निकलेगी ऐसे कर्व बना के। ये क्या है तुम्हारा पैरामैग्नेट्स, पैरामैग्नेट्स वीकली अट्रैक्टेड, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर खींचता है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपने से रिपेल करता है, उसके पास से गुजरेंगे तो उनको रिपेल कर देगा कि मेरे पास से मत जाओ, दूर से जाओ। ये क्या करेगा, उनको बोलेगा नहीं मेरे अंदर आ जाओ, मतलब ये बाहर भी यहाँ से जो ऐसे जा रही थी वो बाहर निकल जाती है, लेकिन इसको भी क्या करेगा, ये अंदर खींच लेगा, लेकिन बहुत ही वीकली, नॉट स्ट्रांगली। ठीक है, तो ये बहुत ही वीक एक फोर्स होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, और एक और बात याद रखना है
कोई भी एक जब भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, जब कोई भी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि दे मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो अगर मान लो कि B1 इज ग्रेटर देन B2 या फिर B2 इज ग्रेटर देन B1, तो इनकी टेंडेंसी होती है कि दे ऑलवेज ट्राई टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, in non-uniform magnetic field the paramagnetic substance has a tendency to move from has a tendency to move from has a tendency to move from weaker to stronger part of the magnetic field. इसे रिपीट कीजिए सर। In a non-uniform magnetic field, the paramagnetic substance has a tendency to move from weaker to stronger part of the magnetic field. Tendency to move from weaker to stronger part of the magnetic field. ठीक है, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाता है। ये होते हैं मेरे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसमें और हो गया, लिख लिया ना। देखो, लो देख लो। अब इसमें और कुछ छोटी छोटी बात है, इसमें एक और टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो मेरा पुराना वाला होता है ना, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं अपन, तो जो हमने पहले पढ़ा था ना डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक का जो मेरा काई होता है ना, अगर जैसे मान लो मैं काई वर्सेस टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ, दिस इज फॉर, ये किसके लिए होता है मेरा, दिस इज फॉर डाईमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का जो काई होता है मेरा, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। ये काई है और ये मेरा टेम्परेचर है, ये इधर की तरफ टेम्परेचर और इधर की तरफ काई। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना पैरामैग्नेटिक के, तो फॉर इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पैरामैग्नेटिज्म का जो मेरा काई होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, इसकी काई की जो वैल्यू होती है ना, वो और ऐसे घटती जाती है। दिस इज काई वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं काई की, तो काई जो होता है मेरा, दैट इज, इसमें होता है मेरा काई ऑफ m is inversely proportional to the temperature in Kelvin. So as we increase the temperature, ठीक है, तो इसका वो क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी घटती है। अगर चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, the susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to the temperature in Kelvin. So Km is inversely proportional to 1 by T. और इसकी जो काई की वैल्यू होती है, ये काई जो होता है दैट इज डिपेंड्स अपॉन C इंटू म्यू नॉट बाई टी होता है।
where C is nothing but the Curie constant, CURIE constant, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ मतलब किसी भी मैग्नेट के अगर उसके तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसकी ससेप्टिबिलिटी घटती है, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, वो घटती है। ये जीरो से कम नहीं होगी, निगेटिव नहीं होता, ऐसा नहीं कि निगेटिव हो जाएगा, बट उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो घटती है। ठीक है सर, ठंडा करेंगे तो बढ़ जाएगी सर। हाँ, थोड़ा सा टेम्परेचर घटाने से तो बढ़ता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो पहले वाले का जो हमने देखा था उसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आते। डायमैग्नेटिक ऐसा है कि उसका टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इसके टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाते हो तो इसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्यूरीज लॉ। बस इतना ही पता होना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डायमैग्नेटिज्म के बारे में, पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं अपन अब हम लोग बात करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म की, थर्ड एंड द लास्ट वन। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और मटेरियल। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। फेरोमैग्नेटिज्म वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। जो भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो ऑब्जेक्ट जो भी हमारे होते थे, ठीक है, तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है एंड दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई, इनकी जो काई की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत बहुत बड़ा होता है 1 से। ठीक है, और इनकी अगर मैं म्यू की बात करूं तो अपन देख सकते हैं कि म्यू इसे कितना होगा, क्वालिटी जानते भी है कितना होता है म्यू आर, इसका बहुत बहुत ग्रेटर देन 1 और म्यू विल बी मच मोर ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो ये मेरे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको तुम रखते हो तो बहुत ही ज्यादा इन पे एक स्ट्रांग फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं ये एक और छोटी चीज, ये मैग्नेटिक फील्ड को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ एक अगर मान लो कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर तुम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हो तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में होता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जैसे मान लो कि अगर तुम एक बहुत ही छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे मान लो कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख दी 1 टेस्ला और इसमें मैंने एक मैग्नेटिक ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने रख दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो सकता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जब यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 1 टेस्ला में हमने रखा था लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 100 टाइम्स 200 टाइम्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाता है कि पुराने वाले ऑब्जेक्ट की तरह पुराने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लिख लो इसके बारे में। ये सब लिखने के बाद पहली प्रॉपर्टी ये तुम लिख भी चुके हो, ये सब पता भी है। These are the substances which are strongly attracted by a magnet. Strongly attracted by a magnet. And दूसरा point if they are kept in magnetic field, magnetizing field, if they are kept in magnetizing field, then they are strongly magnetized in that field. They are strongly magnetized in same direction of the field. If they are kept in magnetizing field, then they are strongly magnetized in the direction of the field. इनका ऑलमोस्ट जो ससेप्टिबिलिटी होता है, सॉरी परमेबिलिटी होता है, वो 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स के आसपास ज्यादा होता है और इनकी वैल्यू जो होती है वो वेरी लार्ज वैल्यू होती है।
ठीक है, एंड दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड टुवर्ड्स द दिस थिंग। ठीक है, कितना ऑर्डर होता है सर? मतलब ऑलमोस्ट 100 to 1000, 100 to, लिख ही लो इस पॉइंट को भी लिखना चाहते हैं। They have relative permeabilities of the order of 100 and thousands. Hundred and thousands. मतलब इनकी अगर देखा जाए तो वो ग्रेटर देन 1000 भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो होता है, बट काफी बड़ा होता है, ग्रेटर देन ऑलमोस्ट 1000 के आसपास होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल ले लो तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, ये सब। एक और होता है ना गैडोलिनियम, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा है उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, जैसे देखो इसका आप टेम्परेचर से रिलेशन देख लो कि इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है। इसका टेम्परेचर से जो रिलेशन होता है, ठीक है, इसका क्यूरीज लॉ ये है, ठीक है, क्यूरी वेज लॉ ये है कि इसका जो काईएम होता है ना, दैट इज नथिंग बट सी डिवाइड बाई टी माइनस टी सी होता है ये। वेयर टी सी हम लोग बोलते हैं कि मतलब टीसी को बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, क्यूसी जो क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जहाँ पे इनकी जो वैल्यू होती है वो मतलब इसके पहले क्यूरी टेम्परेचर के ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, और उसके बाद इट डजंट एक्ट एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो काईएम की इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1 बाई टी सी, सॉरी सी डिवाइड बाई टी माइनस टी सी, वेयर टी सी को हम लोग बोलते हैं, एक नाम दे दिया है हम लोगों ने, क्यूरी टेम्परेचर। TC is क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर के अगर नीचे अगर आते हो तो जो भी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं तुम्हारे डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स में, वो डाईमैग्नेटिक में बन जाते हैं। इस पॉइंट्स को लिख लो। Below TC, TC is the Curie temperature, and below TC, the ferromagnetic substance can be converted into पैरामैग्नेटिक। और जो भी ये टेम्परेचर रखा है हमें, तो T शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन TC। T जो है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक सर? फेरो के पहले वाला क्या था? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेट मतलब वो बहुत ही वीक मैग्नेट हो जाते हैं। फेरो तो बहुत स्ट्रांग होता है ना सर? फेरो ये है, फेरो टू कन्वर्ट हो जाता है पैरा में। फेरो बहुत स्ट्रांग होता है, और पैरामैग्नेटिक है कि वो मैग्नेट ही, लेकिन बहुत ही वीक मैग्नेट्स है वो, मतलब ना के बराबर। तो फेरो मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं और वो पैरामैग्नेट बन जाते हैं। ये होता है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करना फिर से। मैंने क्या बोला था एक बार याद दिलाओ। बिफोर टीसी द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हाँ, कैन एट टेम्परेचर बिलो व्हाट यू कॉल एट टीसी। एक सेकंड रुको, इसका आई थिंक ये हाई टेम्परेचर होता है। आई थिंक द हाई टेम्परेचर पे दे लूज देयर, सॉरी मैंने लो टेम्परेचर करा था। हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर अबव टीसी, above TC the paramagnetic it is converted into paramagnetic is converted into paramagnet। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, एट वेरी हाई टेम्परेचर
the paramagnetic materials, sorry, ferromagnetic materials converted into paramagnetic. पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इज ऑलमोस्ट सेम है, दोनों मैग्नेट से अट्रैक्ट ही होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है। और बहुत ज्यादा अगर तुम हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हो तो वो जो मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो बहुत ही एक वीक मैग्नेट पे कन्वर्ट हो जाता है, उसी टेम्परेचर को टीसी बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, देखो ये ऐसे बनता है, and this temperature is known as TC. This is T and this is chi m. Chi और TC का ये ग्राफ है। ये कौन सा रीजन है? This is the reason of ये है मेरा फेरोमैग्नेटिक रीजन, फेरोमैग्नेटिक इस टेम्परेचर के पहले, और इसके बाद ये क्या हो जाता है? दिस इज द पैरामैग्नेटिक रीजन, पैरामैग्नेटिक रीजन मतलब उस टेम्परेचर के बाद वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है, हो जाता है। किसी भी मैग्नेट को अगर बहुत ज्यादा तुम हीट करो, तुमने शायद देखा भी होगा, किसी भी मैग्नेट को अगर बहुत हीट करो तो वो क्या हो जाता है? वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। जैसे कि मान लो कि हाँ कुछ जैसे टेम्परेचर है, जैसे मान लो कोबाल्ट है, तो इसका जो टीसी होता है ना, दैट इज ये होता है 1394 केल्विन, टीसी इन केल्विन कोबाल्ट का। आयरन जो होता है हमारा, इसका होता है 1043, और Fe2O3 जो होता है इसका होता है 893, सब केल्विन में है। और निकेल जो होता है 631, और ये जो गैडोलिनियम होता है ये होता है 317, दिस इज 317, ये सब केल्विन में है। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो वहीं से मैंने डेटा लेके लिखा है। 1394 है ये, 1394 केल्विन, ये इनके क्यूरे टेम्परेचर है। जब इस टेम्परेचर पर अगर लेकर जाओगे तो अपनी मैग्नेटिक मतलब फेरोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो अपनी उस प्रॉपर्टी को खो के फिर पैरामैग्नेटिक बन जाता है। देख लो इसको, देखो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस ग्राफ, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस लूप। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस HYSTERESIS लूप, और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस ग्राफ, ग्राफ जो होता है ये ग्राफ है तुम्हारा बेसिकली BH ग्राफ है। B is magnetic field and H is the magnetic intensity, अगर सर तुम्हें याद हो तो, वर्सेस, और ये किसके लिए? इट्स ओनली फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जितने भी मेरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ठीक है, अब देखो ये बताता हूँ कि ये कैसे, ये ग्राफ हमें क्या बतलाता है। देखो अगर मैं यहाँ पे B, सॉरी वर्सेस H का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अगर इसको मैं बोलता हूँ 0.5 है, ये 1 है, ये 1.5 है, ऐसे ही डॉट डॉट ये चला जाता है। और ये H यहाँ पे 100, ये मान लो 200, यहाँ पे मान लो -100, this is -200, this is -0.5, 1, -1 and -1.5। देखो इस ग्राफ को मैं तुम्हें समझाता हूँ और लिखना तुम्हें खुद से है, याद रखना है बात को, बस ग्राफ समझा दूंगा तुम्हें। देखो ये कैसे काम करता है, सुनो मेरी बात। मान लो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उसका अगर H बढ़ेगा तो वो होगा क्या? वो मैग्नेटाइज्ड होगा। अब वो मैग्नेटाइज जब उसका होगा
तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी ना। तो अगर मान लो कि हमने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो देखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं उसी तरीके से हमारा क्या होता है, इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है वो बढ़ता है। और ये कैसे बढ़ता है, तो देखो दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट में है ना। मैंने बोला था ना किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटाइज करना है तो क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखो, उसके से वो मैग्नेटाइज होता है। तो होता इसे यूं है कि ये ग्राफ जाता है ऐसे बिगनिंग में, ऐसे यू, मतलब जैसे जैसे हमने उसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी, या ऐसे समझ सकते हो कि एच बढ़ाया तो बी बढ़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत ऊपर में लेके चला गया हूँ, इसको थोड़ा नीचे ही रखो ऐसे। ठीक है, ये यू, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो कि अगर मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि अगर कोई बहुत ही हमें किसी चीज को मैग्नेटाइज करना है, उसकी तो मतलब उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ानी है, तो हम लोग उसको कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो अगर मान लो कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, वो तो मेरा ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा। तो यही चीज मेरे सामने है, एच वर्सेस एम। एच क्या है, एच की यूनिट एम्पियर पर मीटर। अब ऐसे सोचो कि होता यूं है कि अब मान लो कि उसके मैग्नेटाइजेशन को एच को हमने हटा दिया। एच क्या था याद है ना, एच वाज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। हम लोग एक सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन कोर को रखते थे। और एम क्या था, एम वाज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस थिंग। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एच को बंद कर देते हैं। मतलब हमने क्या किया कि ऐसे सोचो कि एक सोलेनॉइड रखा है, यहाँ पे एक सोलेनॉइड रखा, ठीक है, और सोलेनॉइड में करंट बढ़ाया आई। तो पहली बात तो मेरा ये है कि जैसे ही हम आई बढ़ाते हैं, एज सुन एज वी इंक्रीज आई, तो इसके अंदर का क्या बढ़ा, मेरा एच बढ़ता है ना, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ऐसे ही बोल सकते हो कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सॉलिनॉइड वो बढ़ा। तो इसके बढ़ने से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी मेरा बढ़ेगा, सब उन पर डिपेंडेंट है। अब जैसे मान लो कि हमने करंट को बंद कर दिया, ठीक है, अब अगर मान लो कि हमने करंट को बंद कर दिया तो एच क्या होगा, एच भी मेरा जीरो हो जाएगा। लेकिन अब हुआ यूं कि इसके अंदर जो मेरा मैग्नेट था वो मैग्नेटाइज्ड हो गया। पहले वो मान लो कोर था, फिर मैग्नेट था, वो मैग्नेटाइज था ही नहीं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो प्रोड्यूस करता था। लेकिन अब वो मैग्नेटाइज्ड हो गया, मैग्नेटाइज्ड होके और क्या हो गया, तो वो एक मैग्नेट हो गया। तो वो क्या करेगा कि आई के बंद होने से एच तो बंद हो गया। एच क्या है, एच इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सोलेनॉइड, समझ लो। सोलेनॉइड में भी तो करंट पास करेंगे तो मैग्नेट बन गया ना, राइट। तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन ही बोलते हैं, या एच उसको उसके लिए हम लोग नाम दे दिया गया। तो अब जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, आई के बंद होने से एच जीरो हो जाएगा मेरा, लेकिन मेरा बी जीरो नहीं होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि बी थोड़ा सा बी जो है वो कम हो जाए, और वो भी क्या होगा, बहुत थोड़ा ही कम होगा। जैसे कि इसलिए कि हम लोग इसलिए जानते हैं कि जो ये मैग्नेटाइज जब होता है, जो इसकी काई की जो वैल्यू होती है ना, ऑलमोस्ट इट्स ग्रेटर देन 1000, ये लगभग 1000 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये 1000 से बड़ा है, तो मान लो इसने 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा था, इसने सोलेनॉइड ने, तो जो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, इसकी वजह से वो हो गया मान लो कितना 1001। अब तुमने आई को बंद किया, तो तुमने आई को बंद किया तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला कम हुआ, सिर्फ 1 टेस्ला कम हुआ ना। तो अभी भी तुम्हारे पास कितने 1000 टेस्ला तो है ना, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा जरूर। आई को कम करने से एच जीरो हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा कम जरूर, लेकिन फिर भी एक सेकंड। तो जब हम आई बढ़ाएंगे तो आई के बढ़ने से मेरा एच भी बढ़ेगा, एच के बढ़ने से मेरा बी भी बढ़ेगा। और बी के बढ़ने का एक और रीजन है कि इसके अंदर जो हमने कोर रखा वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और उसका तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तो दोनों मिला के बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड बंद कर देता है। अब हमने इसको बंद कर दिया, इसको बंद करने से क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, नहीं। अब देखो क्या होता है, अब मेरा एच जीरो हो गया, लेकिन जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो मेरा जीरो नहीं होगा, वो थोड़ा सा
बस ऐसे समझ लो कम हो जाएगा, ऐसे आता है ग्राफ, ये ऐसे आ जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे कम जरूर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचो कि अब तक तो हमने ऐसे सोलेनॉइड रखा था और इसके बीच में कोर रखा था हमने, इसमें करंट गया तो इसको बना दिया मैग्नेट, इसको बना दिया मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हमने करंट को कर दिया बंद और करंट को इसमें अपोजिट डायरेक्शन से चला दिया हमने। अब जो करंट को अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हो तो तुम्हारा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, तो एक और बात, अभी तक मेरा जो इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड था इस मैग्नेट की वजह से वो कितना था 1000, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और इस करंट वाले की वजह से कितना था 1 टेस्ला। अब क्या होता है कि तुम करंट उल्टा डायरेक्शन में बहाए लेकिन तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहा, इसलिए कि इसका इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे इस तरफ से, एच को घटाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना कि ये मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अचानक से थोड़ी मैग्नेटाइज होगा, जैसे मान लो कि हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी चीज जिसके अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे 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 होते हैं और ये मैग्नेटाइज होगा, तो इसको टर्न इधर करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। ये मान लो नॉर्थ और साउथ छोटे छोटे इसके ऐसे बड़े बड़े हैं, तो साउथ से नॉर्थ आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो बिगनिंग में क्या होता है, बहुत ही जो वीक हम लोग मैग्नेटाइज जिसको करते हैं, एच की वैल्यू को थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में करते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है सोलेनॉइड, लेकिन इसका इफेक्ट अभी भी होता है जिसकी वजह से अभी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन इस करंट को फ्लो करा के कंटिन्यूअस अगर हम लोग रख दें तो इसके अंदर जितनी भी चीजें मैग्नेटाइज्ड हो गई हैं, ओरिएंटेड हो गई हैं इन दिस डायरेक्शन, वो सारी धीरे धीरे रिवर्स कर जाएंगे इस डायरेक्शन में। और क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। अब देखो ग्राफ में, ये यहां से जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड करंट को जीरो किया तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा घटा, उसको जब हम लोग निगेटिव करते हैं तो निगेटिव करते हैं तो अभी भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो नहीं होता है, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वैसा ही रहता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये घटता जाएगा और कुछ एक ऐसा एच होता है जहां पे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो ये जीरो क्यों हुआ, ये जीरो इसलिए हुआ कि सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ये वो टाइम है जब दोनों ने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब इसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा और इसका इफेक्ट घटता जाएगा, इसलिए कि ये तो बिगनिंग में इधर मैग्नेटाइज था, अब ये ओरिएंटेशन इसका टर्न हो रहा है, अब ये इधर की तरफ मैग्नेटाइज होते जा रहा है, तो धीरे धीरे करते करते ये नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। तो जब धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज इसका शुरू होने लग जाता है तो ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से ग्राफ आता है धीरे धीरे। अब इसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि जब वो पूरा नेगेटिव डायरेक्शन में, पूरा उल्टा डायरेक्शन में, इस तरफ मान लो पूरा मैग्नेटाइज हो गया, मान लो कि इस तरफ पूरा मैग्नेटाइज हो गया मेरा जो अंदर कोर का एलिमेंट है, मेरा करंट भी किधर है, इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट की वजह से एच भी मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो एच भी इस तरफ और मैग्नेट जो कोर में है वो भी मैग्नेटाइज हो गया इस तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से करंट को जीरो कर देते हैं। अब अगर मान लो तुम करंट को जीरो कर दो तो जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं क्या वो जीरो हो जाएंगे, नहीं, बस इतना होगा, थोड़ा सा एकदम लिटिल बिट इतना कम हो जाता है। अब कम हुआ बस थोड़ा सा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया कि वापस से इसको, इसमें हम लोग पॉजिटिव करंट फ्लो करा दिया हमने। अब ये सेम चीज सिनेरियो रिपीट होगा, ये क्या करेगा, इसका जो ओरिएंटेशन है, जैसे ही तुम करंट को इस तरफ फ्लो कराते हो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा पॉजिटिव नहीं होगा, इसलिए कि ये ऑलरेडी इसका ओरिएंटेशन इस तरफ है, तो धीरे धीरे टर्न करेगा, धीरे धीरे टर्न करते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पहले तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। ये जीरो कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से और इसका ओरिएंटेशन धीरे धीरे टर्न होता जाएगा, तो इसकी वजह से फेरोमैग्नेटिक की वजह से जो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा इस तरफ,
इस तरफ, और वो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में ओरिएंटेशन इनका बढ़ता जाएगा सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स का। मैग्नेटिक मूवमेंट मान लो छोटे 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 ऐसे बहुत सारे होते हैं ना मैग्नेट के अंदर, तो सारे धीरे धीरे ओरिएंटेड होते जाते हैं, धीरे 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 ये टर्न करते जाएंगे इस तरफ, तो ओरिएंटेशन इनका इस तरफ होता है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब उन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और फिर भी हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में करते रहेंगे, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से जो इसका ओरिएंटेशन है वो इस तरफ से फिर से वापस इस तरफ हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड को वापस से ऐसे ही जनरेट करके ये कर लेते हैं। तो दिस इज द टोटल हिस्टेरिसिस ग्राफ। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ए से शुरू होता है, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ये मेरा ग्राफ है ए बी सी डी। ए ये नहीं है, ए इज नॉट, इट्स नॉट फ्रॉम द ओरिजिन। ये मेरा पूरा हिस्टेरिसिस ग्राफ है, ये तुम्हें पूरा पता होना चाहिए। समझ में आ गया? देखो तुम बात कर रहे हो इसकी, 0 से ए तक कैसे जाता है, तो 0 से ए तक जब तुम मान लो कि सोलेनॉइड जो तुम रखे हो तुम, ठीक है, तो जब तुम सोलेनॉइड रखे और इसके अंदर तुम कोर रखे हो, इसके अंदर ना तुम्हारा करंट है और ना तुम्हारा कुछ है। इसके अंदर तुम्हारा करंट कितना है, बिगनिंग में 0 है। जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाते हो वैसे वैसे एच बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एच बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ता जाएगा, बी भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि बी को, बी के लिए कितने लोग रिस्पॉन्सिबल है, बी इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नोट तो जैसे ही आई आया वैसे आ गया, राइट, लेकिन हाँ। बीएम क्या हो गया, जैसे जैसे मैग्नेटाइज्ड होता जाता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो ये वो सर ग्राफ, लेकिन वो एंड में वो ऐसा फ्लैट कैसे हो जाता है? एक देखो बताते हैं क्या होता है। ये फ्लैट होने के पीछे उसका रीजन है कि मान लो कि किसी भी इसके अंदर, एक फेरोमैग्नेटिक के अंदर अगर मान लो कि 100 डाइपोल मोमेंट्स हैं, और इनको मैग्नेटिक फील्ड में जब तुमने नहीं रखा, तो ये मान लो 50 इस तरफ थे और 50 इस तरफ थे, तो जब तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो तुम क्या होगा, मैक्सिमम 100 मैग्नेटाइज हो जाएंगे, ये इस तरफ आ जाएंगे 100 के 100। लेकिन उनकी लिमिटेड है ना, मतलब हाँ, उनके अंदर वो सारे के सारे जब ओरिएंटेड हो गए उसके बाद तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बढ़ेगा ना, घटेगा। तो ये चीज होता है, इसलिए बाद में फ्लैट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद तुम एच को कितना भी बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा तो बढ़ेगा। थोड़ा वो किसकी वजह से बढ़ता है, आई वाले की वजह से, लेकिन आई वाले के जो बी नॉट की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होती है कंपेयर टू किसके, बीएम। इसलिए दिस इज नॉट द कंप्लीटली फ्लैट, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ता जाएगा लेकिन बहुत ही माइनर। मतलब तुम अगर 5 एम्पियर बढ़ाते हो तो करंट मान लो मैग्नेटिक फील्ड 0.001 टेस्ला बढ़ा, फिर और 5 एम्पियर बढ़ाते हो तो 0.001 टेस्ला बढ़ा। वो तब होता है जब ऑलमोस्ट बिगनिंग में होता है, वो ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं, ठीक है, और बाद में वो सारे के सारे हो जाते हैं, उसके बाद दिक्कत होती है, इसीलिए ऑलमोस्ट उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाता है। नेगेटिव डायरेक्शन में भी बिल्कुल सेम चीज होता है, यहाँ से आके थोड़ा सा स्ट्रेट और यहाँ से भी थोड़ा सा स्ट्रेट की तरफ होता है, रीजन वही है, ठीक है। और किसी को कुछ देखो डाउट, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो जो भी मैंने। एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m इज गिवन एज 1.5 जूल पर टेस्ला, और इसको हमने सेट करके रखा है 0.22 टेस्ला पे। मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसको मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला में रखा है, ठीक है। अब ए पार्ट तुम्हें वॉकडन बताना है, जब इसको हम लोग ऐसे नॉर्मल से हमने इस तरीके से सेट करके रखा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे तरीके से हम लोग इसको यहाँ से ना पूरा परपेंडिकुलर कर देते हैं, पूरा से टर्न कराते हैं। तो फाइंड द वर्क डन टू डू दिस, फाइंड द वर्क डन व्हेन इट गोज फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। इनिशियल एनर्जी निकाल दो, फाइनल एनर्जी निकाल दो, दैट्स ऑल। फाइंड इट। U का फॉर्मूला लगा दो, U इज इक्वल टू माइनस m डॉट v। तो इनिशियली 0 डिग्री पे माइनस m डॉट v कितना होगा, 90 डिग्री पे तो 0 हो जाएगा ये U इनिशियल, और U फाइनल कितना होगा, U फाइनल तो 0 है, और ये क्या है माइनस m इंटू बी, अगर इसको करोगे तो कितना आएगा 1.5 इंटू 0.22, कितना आएगा ये, दिस इज 0.33 जूल, दिस इज द वर्क डन। ये होता है ना माइनस ऑफ m डॉट बी,
किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट को अगर तुम एनर्जी उसमें रखते हो तो बॉगडन कितना होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल वाज दिस तुमने इसकी -33.33 जूल से एनर्जी जीरो कर दी मतलब तुमने बॉगडन कितना किया 0.33 अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि इफ यू आर रोटेटिंग इट विथ 180 डिग्री पहले मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे था और यहाँ से हमने ऐसे रोटेट करा दिया अब बताओ तो बॉगडन कितना होगा व्हाट इज द बॉगडन इन दिस केस when it goes from position 1 to position 2 पता है इसमें यस 0.66 जूल खत्म ये मेरा बॉगडन हो गया अगर इसी में मैं तुम्हें टॉर्क बोलता है तो व्हाट इज द टॉर्क ओवर हियर 0 हियर मैक्सिमम हियर 0 तो ये मेरे टॉर्क की वैल्यू हो गई टाइम पास ही क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान है जैसे क्वेश्चन जैसे मान लो कि कोई एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट का अगर मैंने दे दिया मान लो कि m इसका m इज गिवन एज 0.48 जूल पर टेस्ला ठीक है तो इसमें ना 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑन द एक्सिस ऑफ दैट एंड बी पार्ट ऑन द 10 सेंटीमीटर सेम ऑन इक्वेटोरियल इस मैग्नेट के मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर दोनों जगह यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड B1 और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2 B1 और B2 निकालो तो फाइंड द B1 और B2 वैल्यू तो डालनी थी यार फर्स्ट वाले का आंसर देखोगे तो आएगा 0.96 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला और इसका आंसर आएगा 0.46 इंटू 48 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला जो उसका आधा होगा ना m/r के मतलब 2 मिनट बाई 4 पाई करना क्या है इसमें मिनट बाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर -7 2 m की वैल्यू गिवन है 0.48 डिवाइड बाय r क्यूब is nothing but 10 to the power of -1 to the power 3 खत्म कहानी में है क्या